हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड जैसा कि हम बात कर रहे थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जो कि सीआरएम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये इसकी 10वीं क्लास है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आपको हमारी प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वीडियोज में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कल बात की थी फ्रेंड डीबीएमएस क्या है। ठीक है, इसका मैंने पूरा नाम बताया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, और ये किस प्रकार से कार्य करता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आज हम इसके आगे बात करेंगे। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि इससे कौन कौन सी हमको सुविधाएं प्राप्त होती है। ठीक है, ये 3-4 सुविधाएं हमको प्राप्त होती है, इनके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। तो कल वाली क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद उसको ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की थी कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। ठीक है, तो इसके अवयव कौन कौन से। ठीक है, तो इसके मैंने आपको अवयव बताए थे 5 टाइप के: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर्स और प्रोसीजर्स। ठीक है, ये पांचों अवयव के बारे में मैंने आपको डिटेल से भी बताया था। ठीक है, और मैंने आपको यूजर्स कितने टाइप्स होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इन सभी के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, इनके क्या यूज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी, तो कल वाला वीडियो ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस की विशेषताएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता है यहाँ पे, यह किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है। रियल वर्ल्ड में जितने भी प्रकार का डेटा है यह उन सभी को स्टोर कर सकता है। ठीक है, पहली विशेषता आपको समझ में आ गई फ्रेंड्स। यहाँ पे किसी प्रकार का डेटा हो बस उस सभी को ये स्टोर कर सकता है डीबीएमएस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यह एसिड प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है। अब एसिड प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे एसिड का अर्थ होता है एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। इसके ऊपर ये वर्क करता है। कहना मतलब ये जो प्रॉपर्टीज है एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, इसको ये सपोर्ट करता है। कहना मतलब कि इसके बेस पे कार्य करता है कि इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, आइसोलेटेड होनी चाहिए मतलब कि अलग होनी चाहिए सबसे। ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी भी इसमें होनी चाहिए। ये सभी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट विशेषता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए डेटाबेस सिस्टम के द्वारा बहुत सारे यूजर्स एक साथ एक समय पर डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत ही शानदार तरीका है ये समझने का। तो डेटाबेस सिस्टम के द्वारा बहुत सारे यूजर्स एक साथ एक समय पर डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि उसके ऊपर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसके द्वारा डेटा को शेयर किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा डेटा को भी शेयर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट बात है, इसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट डेटा। ठीक है, तो मतलब इसके अंदर जो डेटा है वो डुप्लीकेट नहीं होता। ठीक है, इसमें हमेशा ओरिजिनल डेटा होता है। ठीक है, तो ये भी इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 6 नंबर का, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसमें सिक्योरिटी होती है, अर्थात कोई अनऑथोराइज यूजर इसे एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब इसके अंदर सिक्योरिटी भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, ये विशेषताएं हैं इसकी डीबीएमएस की, बस आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं इसको प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, 7वां नंबर का है, अगर किसी कारणवश डेटाबेस डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है तो उसको हम बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, कहना मतलब इसके अंदर बैकअप की भी सुविधा है। ठीक है, डेटा डीबीएमएस के अंदर बैकअप की सुविधा होती है। अगर कोई डेटा या फाइल यहाँ पे करप्ट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, ठीक है, तो उसको हम वापस बैकअप भी उसका ले सकते हैं। तो ये विशेषताएं हैं इसकी डीबीएमएस की। अब आपको बताते हैं हम टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के प्रकार, डीबीएमएस के 4 प्रकार होते हैं। पहला है हायरार्चिकल, दूसरा है नेटवर्क, तीसरा होता है रिलेशनल, चौथा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हायरार्चिकल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो डेटा होता है वह ट्री की तरह स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज रहता है। कहने मतलब कि पेड़ की तरह, भाई नीचे पेड़ का क्या होता है, मूल होता है। ठीक है, उसके ऊपर उसकी ब्रांचेज होती है, तो इस प्रकार से ये डिवाइड होता है, और ब्रांचेज के ऊपर और सब ब्रांचेज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिवाइड होता है हायरार्चिकल में ना। तो इसमें डेटा है, इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है, ठीक है, तो ट्री की भांति ऑर्गेनाइज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें डेटा टॉप टू डाउन, बॉटम टू अप फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डेटा है जो टॉप टू डाउन, बॉटम टू अप फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, दोनों फॉर्मेट में इसमें रहता है। तो डेटा में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। एक इंपॉर्टेंट जो इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, जो ये है कि डेटा में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इसमें होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ किस प्रकार से होती है। देखिए, जो आपका डेटा होता है मेन,
ठीक है, उसको हम रूट बोलते हैं। ठीक है, रूट हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में उसको 3 लेवल में विभाजित किया गया है। ठीक है, मतलब उसको चाइल्ड बोला जाता है। जब उसको हम सब डायरेक्टरी में उसको विभाजित करते हैं, ठीक है, तो उसको हम चाइल्ड बोलते हैं। और चाइल्ड के भी अगर सब डायरेक्टरी हो, ठीक है, तो उसको चाइल्ड लेवल 2 बोलते हैं। ये चाइल्ड लेवल फर्स्ट हो गया ऊपर वाला, तो नीचे वाला जो जो मैं ये वाला चाइल्ड लेवल 2 हो गया, ये वाला चाइल्ड लेवल फर्स्ट हो गया, और ये हो गया पेरेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मॉडल कार्य करता है। हायरार्चिकल जो डेटाबेस मॉडल होता है, इस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें डिवाइडेशन होता है डेटा का। ठीक है, पहले रूट होता है, फिर उसके बीच में चाइल्ड, चाइल्ड के भी नीचे और सब चाइल्ड, तो इस प्रकार से डेटा इसमें व्यवस्थित किया जाता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। ये समझ में आ गया होगा शायद सभी को ना। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, आपको मैंने बता दिया सबसे पहले। इस मॉडल में प्रत्येक एंटिटी के पास केवल एक पेरेंट होता है, एक ही पेरेंट होता है, रूट मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं, बिल्कुल बहुत सारी सब जो ब्रांचेज होती है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी, जिसको हम चाइल्ड बोल रहे थे। ठीक है, तो इस मॉडल में केवल एक एंटिटी होती है जिसे हम रूट कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, एक ही एंटिटी होती है जिसे हम मेनली रूट कहते हैं। ठीक है, चलिए, किसी डेटा को रिट्राइव करने के लिए हमें प्रत्येक ट्री को तब तक ट्रैवर्स करना पड़ता है। रिट्राइव करने का मतलब वापस उसको प्राप्त करने के लिए, किसी भी डेटा को प्राप्त करने के लिए हमको ट्री को तब तक ट्रैवर्स करना पड़ता है, मतलब काटना पड़ता है। इसमें देखिए प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग के अंदर ट्री तो काट नहीं सकते। ट्री का काटने का मतलब है कि तब तक कमांड दी जाती है तब तक कि हमको डेटा नहीं मिल जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब तक कि रिकॉर्ड मिल नहीं जाता तब तक प्रत्येक ट्री को तब तक ट्रैवर्स करना पड़ता है जब तक कि रिकॉर्ड नहीं मिल जाता। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स? यहाँ पे ट्रैवर्स का मतलब ट्री को तब तक ट्रैवर्स किया जाता है। ठीक है, एक एक जो मैं इंग्लिश के वर्ड लिखता हूँ ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में आंसर टिकाना है बस सीधा ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इस डेटाबेस का सबसे ज़्यादा प्रयोग बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्रों में होता है। बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्रों में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो आपको याद रखना है कि हायरार्चिकल जो डेटाबेस है, ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, उसका सबसे ज़्यादा यूज किस में होता है? बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्रों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इसके लाभ और हानि आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है। देखिए, इसका मुख्य लाभ ये होता है कि इसमें डेटा को बहुत तेज़ी से एक्सेस और अपडेट कर सकते हैं। दूसरा बात है, इसकी हानि ये होती है कि इसका स्ट्रक्चर सभी में अप्लाई नहीं किया जा सकता, अर्थात फ्लेक्सिबल नहीं होता। मतलब सभी जगह सभी क्षेत्रों में इसका स्ट्रक्चर है वो यूज़ नहीं हो सकता। जैसे टेलीकम्युनिकेशन और बैंकिंग में तो इसका यूज़ हो सकता है, लेकिन सभी जगह नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी भी लिमिटेशन होती है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करें। दूसरे नंबर का जो आपका डेटाबेस है वो होता है नेटवर्क। ठीक है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दूसरे नंबर का कौन सा था? नेटवर्क। अब नेटवर्क के अंदर क्या होता है? देखिए, इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ डेटाबेस नेटवर्क स्ट्रक्चर का प्रयोग एंटिटीज के मध्य रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए करता है। मतलब यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये याद रखना, यहाँ पे किसका यूज किया जाता है? नेटवर्क स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है एंटिटीज के मध्य रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। किसके लिए? एंटिटीज जो है ना जितने भी, उनके मध्य रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे नेटवर्क स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है प्रीति का जो डेटा है उसका आपको यहाँ पे लिंक दे रखा है कि भाई इसका जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर है। कहना मतलब कि उसका जो कोड है डेटा का, मतलब जहाँ पे स्टोर किया गया है, ठीक है, उसकी जो आईडी है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है कि प्रीति कहाँ पे रहती है, कहना मतलब उसका जो गली या मोहल्ला जो भी है वो कहाँ पे है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको बता रखा है यहाँ पे कि वो कौन से शहर में रहती है, कहने मतलब वो बेंगलोर में रहती है। ठीक है, तो आपको ये बता रखा है। फिर उसके बाद में आपको देखिए यहाँ पे नीचे बता रखा है, ये सभी चीज़ें बता दी। प्रीति के नीचे चीज़ बता रखा है यहाँ पे अकाउंट, प्रीति का अकाउंट कौन से कहाँ पे है, ठीक है, या फिर उसका अकाउंट नंबर क्या है। फिर उसके बाद में बता रखा है यहाँ पे प्रीति के अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो ये भी चीज़ आपको बता रखी है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे चाइल्ड तो एक है लेकिन उनके पेरेंट बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्य करता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, इसका प्रयोग बहुत बड़े डिजिटल कंप्यूटर्स में किया जाता है। ये डेटाबेस भी हायरार्चिकल की तरह ही होता है, परंतु इसमें एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट हो सकते हैं। इसमें चाइल्ड को मेंबर्स कहते हैं। मेंबर्स कहने मतलब जो प्रीति थी वो चाइल्ड थी, और पेरेंट्स को ऑक्यूपायर कहते हैं। ऑक्यूपायर मतलब कि जो स्थान ग्रहण कर रहे थे, ठीक है, जो बॉक्स थे उनको हम बोलते हैं पेरेंट, है ना, तो वो ऑक्यूपायर थे। ठीक है, उनको हम पेरेंट बोलते हैं। जो आपको मैंने अलग अलग बॉक्स बताए थे, कहने मतलब कि देखिए ये वाला बॉक्स बताया था, 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 और ये वाला बॉक्स बताया था। ये सभी क्या है? पेरेंट है। और यहाँ पे प्रीति क्या है? चाइल्ड है। ठीक है, तो और हाँ देखिए उल्टा है। यहाँ पे हायरार्चिकल में क्या था कि एक पेरेंट था, पेरेंट एक था और चाइल्ड बहुत सारे थे। ठीक है,
चाइल्ड चाइल्ड चाइल्ड, सी 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 बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक चाइल्ड है जिसके पेरेंट्स बहुत सारे हैं, पेरेंट्स पेरेंट्स और पेरेंट्स, मतलब इसमें बहुत सारे पेरेंट्स हैं। ये तो है आपका नेटवर्क वाला, और ये है आपका कौन सा, हायरार्चिकल वाला। ठीक है, तो आपको दोनों डीबीएमएस समझ में आ गए इसमें किस प्रकार से यूज होता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, नेटवर्क डेटाबेस का निर्माण चार्ल्स बैकमैन ने किया था। ठीक है, आपको याद रखना है चार्ल्स बैकमैन ने इसका यूज किया, इसका निर्माण किया था। जो नेटवर्क डेटाबेस था, ठीक है, उसका निर्माण किसने किया था, चार्ल्स बैकमैन ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस रट्टा मार लेना इसको, है ना। चार्ल्स बैकमैन ने इसका निर्माण किया था। इसमें एंटिटीज को एक ग्राफ में व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि उन्हें बहुत सारे पाथ्स से आसानी से एक्सेस किया जा सके। तो क्या है कि उसको एक ग्राफ के अंदर व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि बहुत सारे पाथ्स से आसानी से उसको एक्सेस किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इसके फायदे और नुकसान मैंने आपको बताया था ना कि हर जो जितना भी डीबीएमएस आपको मैं बताऊंगा चारों टाइप का, उसके नुकसान और फायदे दोनों आपको याद रखने हैं। देखिए, इसका मुख्य फायदा ये होता है कि इसमें हम डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और उसका डिजाइन भी ईजी होता है। डिजाइन भी ईजी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नुकसान ये है कि इसमें रिकॉर्ड्स को अपडेट इंसर्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है कि इसमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको अपडेट और इंसर्ट करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कहने मतलब एक बार जब उनको इंसर्ट कर देते हैं ना, तब वो सेव हो जाते हैं। ठीक है, अब उनको वापस से उसके अंदर अगर कोई डेटा हम अपडेट करें या फिर उसके अंदर कोई डेटा हम इंक्लूड करें, इंसर्ट करें, ठीक है, तो उसको करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है क्योंकि उसको छांटने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे तो रिकॉर्ड्स को अपडेट और इंसर्ट करने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर का रिलेशनल जो डेटा डीबीएमएस है उसके अंदर हम बात करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यह सबसे सरल और आसान से यूज किया जा सकता है। देखिए, जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, ठीक है, उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे सरल होता है और आसानी से यूज किया जा सकता है। इसमें डेटा जो है वह एक टेबल की रोज और कॉलम्स में होता है। आपको मैंने बताऊंगा जब चित्र है ना, इसका डायग्राम बताऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ईजी है। कहने मतलब ये है ना, इसमें डेटा को इंसर्ट डिलीट अपडेट करने के लिए एसक्यूएल का प्रयोग किया जाता है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म आपको सबसे पहले बता देता हूँ। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो आपको ये याद रखना है एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें डेटा को इंसर्ट डिलीट और अपडेट करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें टेबल को रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो आपको मैं बता रहा था रिलेशनल डेटाबेस, इसमें किस प्रकार से डेटा स्टोर रहता है किसी भी कस्टमर का। ठीक है, देखिए, कस्टमर का यहाँ पे नेम दे रखा है। ठीक है, और फिर उसके बाद में सोशल सिक्योरिटी आपको प्रदान की गई है। जो सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कस्टमर स्ट्रीट यहाँ पे बता रखी है, कस्टमर सिटी यहाँ पे बता रखी है और अकाउंट नंबर यहाँ पे बताया गया है। तो मतलब यहाँ पे देखिए लाइन से होता है सब कुछ, है ना। तो इसमें बहुत ही आसानी से इसको टेबल के फॉर्म में इसको बनाया जा सकता है। यहाँ पे एक बार लिखा है कि सोशल सिक्योरिटी, फिर उसके नीचे जो कस्टमर है उनके आगे डेटा यहाँ पे लगा दिया गया है पूरा। ठीक है, तो कस्टमर की स्ट्रीट कौन सी है, कस्टमर का सिटी कौन सा है, कस्टमर का अकाउंट नंबर कौन सा है। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको बता रखी है। अगर आपको अकाउंट नंबर डायरेक्ट यहाँ पे निकालना है तो आपको बस अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है और आपका बैलेंस यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे ना। तो इस प्रकार से रिलेशन मॉडल होता है, एक के साथ एक इसमें रिलेशन होता है एक दूसरे का। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ पॉपुलर रिलेशन डीबीएमएस भी आपको बता रखे हैं यहाँ पे। उनका नाम है DB2, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, RDB। ये सभी चीज़ें क्या है, पॉपुलर रिलेशनल डीबीएमएस है। ठीक है, डीबीएमएस की टाइप्स है, जो कि डीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, उसके अंदर जो यूज होता है वो ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर यहाँ पे हैं। ठीक है, देखिए इसका अब आपको मैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताता हूँ। देखिए, रिलेशनल का इसका मुख्य एडवांटेज ये है कि इसमें डेटा टेबल के फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसके कारण यूजर्स इसे आसानी से समझ लेते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है। देखिए, डिसएडवांटेज भी आप देख लीजिए। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ज़्यादा डेटा होने पर ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और डेटा के मध्य रिलेशनशिप भी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा डेटा हो जाता है ना, तब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और डेटा के मध्य रिलेशनशिप भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे हो जाता है। ये इसका नुकसान है, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे चौथे नंबर का जो आपका लास्ट एंड फाइनल डीबीएमएस है वो कौन सा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस के अंदर क्या होता है, इसमें डेटा जो है वो ऑब्जेक्ट्स के रूप में स्टोर रहती है और इसके स्ट्रक्चर्स को क्लास कहते हैं। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, उसको हम क्लास कहते हैं और जो डेटा होता है वह ऑब्जेक्ट्स के रूप में इसमें स्टोर रहता है। ठीक है,
क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर डेटा स्टोर रहता है। ये प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटी को उपलब्ध कराती है। ये क्या और चीज़ क्या उपलब्ध कराती है? प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटी। कहने मतलब है कि प्रोग्रामिंग करने के कैपेबल होता है, मतलब इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, कहना मतलब है ना। इसमें डेटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए कम कोड्स की ज़रूरत होती है। इसमें डेटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमें कम कोड्स की ज़रूरत होती है, और कोड्स को मेंटेन करना भी बहुत आसान इसमें होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके फ्रेंड्स यहाँ पे। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस है उसको 1880 के दशक में निर्मित किया गया था, और ये डेटाबेस ज़्यादातर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे कि C++, जावा, रूबी, पाइथन आदि। तो इन सभी को ये जो जितने भी ये लैंग्वेज है, ठीक है, उन सभी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उनको सभी को ये सपोर्ट करता है। और साथ में इसका आविष्कार किया गया था कब? 1880 में दशक में कि इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए, इसके लाभ और नुकसान आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि इसमें मेंटेन करना बहुत आसान होता है। ठीक है, मतलब इसको जो मेंटेन करना है वो बहुत आसान होता है। दूसरा, इसका नुकसान यह है कि इसकी कोई अपनी क्वेरी लैंग्वेज नहीं है, जैसे रिलेशनल की SQL है। देखिए, रिलेशनल की SQL लैंग्वेज है, तो इसकी अपनी कोई क्वेरी लैंग्वेज नहीं है, तो यह इसका सबसे बड़ा नुकसान है। ठीक है, चलिए, हाँ जी, अब आपको हम बताते हैं DBMS के फ़ायदे। तो DBMS के फ़ायदे कौन कौन से हैं? ठीक है, दूसरे हैं DBMS के नुकसान कौन कौन से हैं। तीसरी बात है DBMS की एप्लीकेशन कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको मैं कल वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अब हम चलते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।